हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम इकोनॉमिकल सेक्शन का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम फर्स्ट स्लॉट यानी जुलाई से अक्टूबर के बीच का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसका हम अध्ययन करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। इकोनॉमिकल सेक्शन पार्ट 2 फर्स्ट स्लॉट जुलाई से अक्टूबर के बीच का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर पहले आए हैं। पहला है फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, सेकेंड है जीएमटी, थर्ड है एआई पेटेंट इन डब्ल्यूआईपीओ, चौथा है जीटीआरआई और पांचवा है एग्रोवोल्टाइक्स। तो एक एक करके दोस्तों हम इनका एनालिसिस करते हैं। पहला है फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आरबीआई प्रत्येक साल वित्तीय बैंकिंग स्थिरता के लिए बैंक सुचारू रूप से चले, ग्राहकों का विश्वास जीते, इसके लिए बैंकिंग स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए रिपोर्ट लाती है और अपने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को इंस्ट्रक्ट करती है कि आप स्थिरता के लिए क्या सब कार्रवाई कर सकते हैं या करना पड़ेगा। तो इसमें पहला एक है CET 1, याद रखिएगा दोस्तों, CET 1 यह हुआ कॉमन इक्विटी टायर 1, उच्च गुणवत्ता वाली पूंजी से जुड़ा हुआ है। आप इसको लिखें, हम समझा देते हैं आपको। ये उच्च गुणवत्ता वाली पूंजी से बोला जाता है उच्च गुणवत्ता वाली पूंजी। दूसरा लिखिए, इसका हो गया कॉमन इक्विटी टायर 1, इसको बोलते हैं टायर 1 है। ये एक प्रकार की सुरक्षित पूंजी है। ये सब लिख लीजिए, आप परीक्षा में आपको डाल सकते हैं, सुरक्षित पूंजी है। देखिए दोस्तों, आप घर में भी, आप पहले अपने घर से पहले तुलना कीजिए। घर में भी आपके जैसे पिताजी हैं, माताजी हैं, इमरजेंसी के लिए या भविष्य में मान लीजिए कोई आवश्यक काम पड़ जाए तो 10,000 रुपया आपके घर की आय है, उसमें 1,000 रुपया देखिएगा वो सुरक्षित रख देते हैं कि चलिए भाई इधर 9,000 में खर्च कीजिए, 1,000 सुरक्षित रहेगा। अगर भविष्य में कुछ इमरजेंसी पड़ गया तो वहां से निकालेंगे, वो एक सुरक्षित पूंजी है। तो उसी तरह से बैंक भी अपनी एक सुरक्षित पूंजी रखती है कि अगर कोई जोखिम आ गया बैंक में, कोई मान लीजिए अब डिफॉल्ट होने के कगार पर है, तो सबसे पहले इसी पूंजी को खोजा जाता है कि इससे निकालिए और बैंक को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कीजिए। तो जैसे कि आप 10,000 1,000 रुपया रखिए, यानी 10% रखें, उसी तरह से आरबीआई इंस्ट्रक्ट करती है कि आप कितना ये CET 1 में रखेंगे। तो ये आपका आंकड़ा पूछ सकता है परीक्षा में। ये 13.9% है, 13.9% है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डालेगा कि आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 24 में CET 1 के लिए कितना रखा है पूंजी, तो 13.9 याद रखिएगा CET 1 के लिए, टायर 1 के लिए। एक दूसरा है दोस्तों, उसको कहते हैं CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये एक रेशियो है, एडिक्वेसी रेशियो। ये भी दोस्तों आपको एक पूंजी से एक अनुपात है कि अगर जैसे कि जोखिम आ गया, मान लीजिए कि बैंक जो ऋण देती है वो 2-3 प्रकार का है। जैसे सरकारी बॉन्ड है, वो बहुत कम जोखिम है उसमें, लेकिन जैसे कॉर्पोरेट बैंक है, शेयर के लिए मान लीजिए ऋण दे रही है, तो बहुत संभावना है कि ये डूब जाए, वहां से पैसा वापस ना हो। तो आप कितना का जोखिम कर सकते हैं, तो इसके लिए है, इसके भी एक रेशियो निकाला जाता है कि भाई आप अपनी टोटल पूंजी का कितना आप उसके लिए इतना जोखिम में डाल सकते हैं। इस पूंजी के लिए आप लोन दे सकते हैं, शेयर में कितना दे सकते हैं, फ्यूचर के लिए कितना दे सकते हैं। तो उसका एक रेशियो इंस्ट्रक्ट करती है आरबीआई कि आप इतना दें, इतना से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो वो जो है वो 16.8% है CAR। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि आरबीआई ने कितना इंस्ट्रक्ट किया है CAR के लिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के लिए, तो 16.8%। इसका हिंदी होता है जोखिम भारित पूंजी से, भारित आस्तियों से कुल पूंजी का अनुपात। यानी इसको इकोनॉमिकल टर्म में ऐसे लिखेंगे, जोखिम भारित आस्तियों बटे कुल पूंजी, बैंक का कुल पूंजी, कुल बैंक पूंजी का एक रेशियो है, उसको CAR कहते हैं।
यहां दोस्तों एक पॉइंट और जान लीजिए, इसी से जुड़ा हुआ है, वेज एंड मींस एडवांसेस। केंद्र सरकार या राज्य सरकार आरबीआई से उधार लेती है, नगद लेती है। जैसे मान लीजिए बजटीय घाटा को पूरा करना हो, कोई आपदा आ गया हो, कोई राहत पुनर्वास का कोई काम है, तो इसके लिए भी आरबीआई ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई हम इतना इस साल के लिए इतना पूंजी रखे हैं, इतना ही दे सकते हैं आपको। तो वो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, नीचे हो सकता है स्क्रीन पर ना हो तो हम ऊपर लिख देते हैं, वेज एंड मींस एडवांसेस, वेज एंड मींस एडवांसेस। इसके लिए इस साल रखा है 60,118 करोड़। ये परीक्षा में आ सकता है आपको कि आरबीआई ने वेज एंड मींस एडवांसेस के लिए कितना का रखा है, तो 60,118 करोड़ का। तो ये तीन आंकड़ा याद रखिएगा, CET1 13.9%, CAR 16.8%, वेज एंड मींस एडवांसेस के लिए 60,118 करोड़ रुपया। अब दोस्तों अगला पॉइंट आई जीएमटी। जीएमटी का फुल फॉर्म हो गया ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ग्लोबल मिनिमम टैक्स ये एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय कर संधि है। लिखते चलिए, इस पॉइंट लिख लीजिए, आपको मदद मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय कर संधि है, यह खास तौर पर विकासशील और विकसित देश किया है। विकासशील प्लस विकसित देश। देखिए दोस्तों, अगर जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो वो क्या करती है, जहां पर टैक्स कम हो या कोई भी देश विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए टैक्स का कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर देती है। इससे अराजकता छा जाता है। मान लीजिए किसी देश में कुछ ज्यादा है तो वो तो वहां पर तो फिर जाके नहीं जाएगा कंपनी। तो इसके लिए इन लोगों ने दो पिलर बनाया, पिलर 1 और पिलर 2 बोलते हैं इसी जीएमटी में। पिलर 1 और पिलर 2 दोनों हम बता रहे हैं ताकि क्या है। पिलर 1 हुआ कि वास्तविक, जहां पर वास्तविक, लिख लें इसको पहले, वास्तविक आर्थिक गतिविधि जहां हो रहा है वहां पर टैक्स देना है। उस देश में आर्थिक गतिविधि, उस देश में टैक्स देना है। आजकल जो ई कॉमर्स आ गया है, उसके बाद जाके नेट वाला जो आ गया है, नेट से जुड़ा हुआ बिजनेस, उसके लिए दिक्कत हो रहा था कि डिजिटल कहां पर देना है टैक्स। तो उसके लिए इसमें बहुत सारा नियम कानून है। तो पिलर 1 में आपको क्वेश्चन डाल सकता है कि जीएमटी का पिलर 1 में क्या है। इतना तो याद रखिएगा, वास्तविक आर्थिक गतिविधि जहां है वहां पर टैक्स देना है। और पिलर 2 है, ये मेन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स के लिए बनाया है कि 15%, याद रखिएगा 15% न्यूनतम, इससे कम नहीं हो सकता है। 15% आपको टैक्स रखना ही होगा। अब इससे कम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर जाके तो फिर अराजकता छा जाएगा, उस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनी चल जाएगी। तो पिलर 1 में है वास्तविक आर्थिक गतिविधि से जो है वहां पर टैक्स देना है। और पिलर 2 में है कि जीएमटी जो होगा वो 15% से कम नहीं होगा, याद रखिएगा। जीएमटी आप समझ गए। अब तीसरा आई एआई पेटेंट इन WIPO। WIPO क्या हुआ? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी होता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि WIPO। देखिए ये पुरानी है संगठन है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और जैसे इसमें पेटेंट कराते हैं, जैसे नीम हुआ, हल्दी वगैरह सबका जो सुने होंगे। लेकिन नया क्वेश्चन क्या है? एआई से जुड़ा हुआ, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ पेटेंट कराना। तो आपको इसमें क्वेश्चन ये डालेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ के संदर्भ में भारत ने अब तक कितना उत्पाद का पेटेंट करा चुका है। तो याद रखिएगा, भारत ने अब तक एआई के संदर्भ में 1350 उत्पाद का पेटेंट करा चुका है। और वर्ल्ड में पूछेगा ये भी क्वेश्चन कि कैवां स्थान है इंडिया का? तो 5वां स्थान है। पहला स्थान है पेटेंट कराने में आपको चाइना का है, चाइना है फर्स्ट पोजीशन पर। सेकेंड है यूएसए, थर्ड है साउथ कोरिया, फोर्थ है आपको जापान और 5वां है इंडिया, अपना देश।
तो ये याद रखिएगा, एआई पेटेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहां पर आप समझ गए। अब आई जीटीआरआई। जीटीआरआई क्या है दोस्तों? ये आपको हो गया, इसका फुल फॉर्म हो जाता है ग्लोबल ट्रेड, टी से ट्रेड, आर से रिसर्च, आई से इनिशिएटिव। ये दोस्तों ये रिसर्च ये पता लगाती है कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन देश के साथ कितना व्यापार हुआ, व्यापारिक इसका साझेदार कौन है। तो ये 6 महीना पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। जैसे ये की है अभी जनवरी से जून 2024 का। 6 महीना को इकोनॉमिकल टर्म H1 लिखते हैं, और जुलाई से जो दिसंबर होगा इसको H2 लिखेंगे। 6 महीना को इकोनॉमिकल टर्म H1 लिखते हैं। तो भारत के संदर्भ में आप देखिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा, यानी कि 6 महीना में हम किसके साथ सबसे अधिक व्यापार किए। तो पहला पोजीशन पर है यूएसए। कितना किए हम लोग? 62.5 अरब डॉलर। और सेकंड पोजीशन पर है चाइना। इसके साथ हम लोगों ने कितना किया? 58.6 अरब डॉलर। लेकिन यहां एक रोचक क्वेश्चन है और जो आपको पूछ सकता है कि 62.5 अरब डॉलर तो किए, लेकिन इसमें से 41.6 अरब डॉलर का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, यानी ये बहुत अच्छा रहा हम लोगों के साथ। देखिए दोस्तों, एक्सपोर्ट अगर ज्यादा हो रहा है किसी देश के साथ अपने, और इम्पोर्ट कम हो रहा है उसके बनस्पत, तो ये हम लोग के लिए पॉजिटिव होता है। एक्सपोर्ट करना ज्यादा अच्छा चीज है। तो इस अमेरिका के साथ हम लोगों ने 41.6 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया और बहुत कम का सामान मंगाया। अब घटा दीजिए उतना का हम लोग आयात क्या होगा। चाइना के साथ उल्टा हो गया। चाइना के साथ हम लोगों ने 50.1 अरब डॉलर का आयात ही कर लिया, मंगा ही लिया सामान। ये अच्छा, इनके साथ बिजनेस पॉजिटिव नहीं रहा चाइना के साथ। वह तो हमारा व्यापारिक साझेदार में सेकंड पोजीशन है, लेकिन हम लोगों ने इसके साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि शेष जो रकम 8 अरब डॉलर के आसपास, इतना ही मात्र हम लोगों ने निर्यात किया, इतना का ही हम लोगों ने माल बेचा, ज्यादा का ज्यादा मंगा लिए। तो ये आप याद रखिएगा कि 6 महीना में शुरुआत का H1 में भारत का सबसे प्रमुख साझेदार कौन है? पहला सर्वोच्च तो यूएसए है, सेकेंड है चाइना। इसमें 62.5 अरब डॉलर किए व्यापारी इसमें, लेकिन इतना का एक्सपोर्ट किया 41.6 अरब डॉलर का। और चाइना के साथ देखिए 58.6 टोटल में सेकेंड हो गया, लेकिन आयात इसी के साथ ज्यादा हो जाता है। अब 5वां क्वेश्चन आइए दोस्तों, एग्रोवोल्टाइक्स। एग्रोवोल्टाइक्स क्या हुआ? खेतों में जो हम लोग सिंचाई करते हैं, खेतों में जो सिंचाई करते हैं उसके लिए नलकूप की व्यवस्था करते हैं। अगर ये नलकूप सौर संचालित हो, यानी सनलाइट से हो, सौर संचालित, तो उसके लिए एक टर्म आया है एग्रोवोल्टाइक्स, उसको हम लोग बोलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन डालेगा परीक्षा में कि एग्रोवोल्टाइक्स क्या है। तो याद रखिएगा, खेतों में सिंचाई के लिए नलकूप की जो व्यवस्था है वो सौर संचालित हो, तो उसको हम एग्रोवोल्टाइक्स बोलेंगे। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन आप समझ गए। पहला फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसमें सीएटी 13.9% है, सीएआर 16.8% है, वेज एंड एडवांसेस 8,118 करोड़ है। जीएमटी भी समझ गए, अंतरराष्ट्रीय कर संबंधी। इसमें 2 पिलर होते हैं, पिलर 1 पिलर 2। पिलर 1 हुआ वास्तविक आर्थिक गतिविधि, जहां पर कर रहे पर टैक्स देना, और दूसरा मिनिमम जो ग्लोबल टैक्स है वो 15% से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा था एआई पेटेंट इन WIPO, तो हम लोगों ने 1350 प्रोडक्ट का कर चुके उत्पाद का पेटेंट, 5वां स्थान भारत का है उसमें। चौथा हम लोगों ने पढ़ा जीटीआरआई क्या है, ग्लोबल ट्रेड रेट। इसमें हम लोग का 6 महीना का व्यापारिक साझेदार पहला यूएसए रहा, और निर्यात बहुत अच्छा रहा 40.66 अरब डॉलर। लेकिन चाइना के साथ सेकेंड तो रहा, लेकिन हम लोगों ने मूलतः इससे आयात किया है 50.1 का। एक 5वां क्वेश्चन एग्रोवोल्टाइक्स क्या है? तो खेतों में सिंचाई की नलकूप की जो व्यवस्था की जाती है, अगर वो सौर संचालित हो, उसके लिए एक टर्म है एग्रोवोल्टाइक्स। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन का हम अध्ययन किया। फिर नेक्स्ट हम 5 क्वेश्चन ला रहे हैं, उस पर हम एनालिसिस करेंगे। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट सीरीज में 5 क्वेश्चन फिर से लाए हैं। एसडीजी पहला है, एसडीजी दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट, तीसरा पीआईएल, चौथा भारत रूस व्यापार जो एक समझौता हुआ है, और एक आशा के संदर्भ में एक क्वेश्चन बताएंगे। समीक्षा करते हैं पहले एसडीजी। एसडीजी क्या है?
सस्टेनेबल, इसका फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने ये तय किया है कि 2030 तक में एक 17 गोल, 17 लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है कि ये लक्ष्य पूरे हम लोग को प्राप्त करना है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। जैसे इसमें जलवायु परिवर्तन है, शिक्षा संबंधी है, लैंगिक समानता है, पर्यावरणीय है, इस तरह से 17 गो पॉइंट है, स्वास्थ्य संबंधी है। तो उसके लिए देश का भी स्कोर बनता है और राज्य का भी स्कोर बनाया जाता है कि राज्य का स्कोर कितना है। ये निर्धारण नीति आयोग, जहां पर इंडिया में नीति आयोग तय करती है, नीति आयोग। अच्छा, अभी नीति आयोग का भी पुनर्गठन हुआ है, इसी में नीति आयोग जो रिस्ट्रक्चर हुआ है इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, ये पहले बता देते हैं तब उसको भी बता देंगे, इसी में बता देंगे। तो 17 लक्ष्य है, इसमें जो आप स्कोर दिया जाता है इस 17 लक्ष्य प्राप्त करने में कि कौन देश आगे रहा या कौन राज्य पीछे रहा। तो इसके लिए राज्य नीति आयोग जो बनाते हैं उसके लिए राज्य के लिए 4 श्रेणी बांटा गया है। पहला है आपको एस्पिरेंट या आकांक्षी वाले राज्य, एस्पिरेंट। दूसरा है परफॉर्मर, प्रदर्शन करने वाले राज्य। तीसरा है फ्रंट रनर, अग्रणी राज्य, फ्रंट रनर। और चौथा है अचीवर, जो सफलता प्राप्त किया, अचीवर। यानी आप हिंदी में अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आकांक्षी वाले राज्य। दूसरा हो गया परफॉर्मर में प्रदर्शन करने वाले राज्य, और ये हो गया आपको अग्रणी राज्य फ्रंट रनर में। अचीवर हो गया सफल राज्य। तो सबसे पहले जानिए कि इंडिया का भी स्कोर अच्छा हो गया है। इंडिया पर नीति आयोग का ये चौथा इंडेक्स है, ये याद रखिएगा, ये इंडेक्स 4 है, ध्यान लिख देते हैं, ये इंडेक्स 4 है। सबसे फर्स्ट इंडेक्स 2018 में ये क्या था, नीति आयोग ने 2018 में बताया था कि ये कौन सा राज्य कितना आगे है, क्या है। तो इंडिया का भी निकाला गया है, इंडिया का अपना स्थान आ जाता है 79। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, पहले 57 था, हम लोगों ने इसमें प्रगति की है सारे लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो ये है आकांक्षी वाले राज्य हैं, ये जो 0 से 49 नंबर लाया। परफॉर्मर हुआ जो 50 से 64 नंबर लाया। फ्रंट रनर हुआ जो 65 से 99 नंबर लाया। अचीवर हुआ जो 100 नंबर लाया। तो राज्यों का जो बंटवारा किया, इसमें पहला और चौथा कोई नहीं है, अचीवर कोई नहीं है, एस्पिरेंट कोई नहीं है, सारे राज्य की यही तो कैटेगरी में रखा गया है। तो फर्स्ट जो है उसमें 2 राज्य आते हैं, याद रखिएगा, केरल और उत्तराखंड। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, केरल और उत्तराखंड। और सबसे नीचे जो है वो बिहार है, मात्र 57 नंबर लाया है, ये 57 स्कोर। बिहार से ऊपर फिर झारखंड है जिसको 62 नंबर आया है, और फर्स्ट में है केरल, उत्तराखंड, 2 राज्य हैं। तो एसडीजी आप समझ गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें 17 लक्ष्य हैं, और जैसे जलवायु परिवर्तन समझाए, शिक्षा, आर्थिक वगैरह सब है। नीति आयोग ये इंडेक्स तैयार करती है, ये इस बार 2024 में इंडेक्स 4 लागू की। सर्वप्रथम 2018 में इंडेक्स 1 किया था। इसमें 4 श्रेणियां हैं, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। तो फर्स्ट पोजीशन जो लाया उसमें 2 राज्य हैं, केरल और उत्तराखंड, और जो लास्ट है वो बिहार है 57 नंबर के साथ। इंडिया का भी अपना स्थान है, इसका भी तय किया जाता है कि इंडिया ने अब तक 79 स्कोर किया है इसमें। अच्छा, नीति आयोग जब शब्द आया तो इसका रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है। देखिए, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो जब प्रधानमंत्री आपको शपथ ग्रहण लेंगे तो उसका फिर से पुनर्गठन किया जाता है। इस बार भी 4 जून को रिजल्ट आया लोकसभा का, तो उसके बाद जाके इसका पुनर्गठन किया गया। पदेन अध्यक्ष तो यही होते हैं। इसकी देखिए, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये सब देखिए, जो जहां पढ़ रहे हैं थोड़ा याद रखिएगा, 2015 का। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, NITI नीति का क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
इंडिया लिख सकते हैं आप, लिखना है तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म हो गया। अच्छा, नीति आयोग का एक और क्वेश्चन, इसका उपाध्यक्ष पूछ सकता है आपको, उपाध्यक्ष का नाम याद कर लीजिए, सुमन के बेरी है, सुमन के बेरी। अध्यक्ष तो हो गया आपको प्रधानमंत्री है, पदेन होते हैं, और उपाध्यक्ष बनाया जाता है तो उपाध्यक्ष सुमन के बेरी रखा गया है, जो स्ट्रक्चर हुआ आपको। इसमें देखिए कुछ मेंबर ऑटोमेटिक पदेन होते हैं, जैसे कि आपको रक्षा मंत्री लिखना है तो लिख सकते हैं आप, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री, ये 4 मंत्री जो है इसके पदेन सदस्य होते हैं। रक्षा, गृह, वित्त, कृषि। जो अभी जैसे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, तो उनके पदेन सदस्य हो जाएंगे वो। राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, इनके पदेन सदस्य हो गए, सुमन के भी हो गया। इन लोगों ने पुनर्गठन के बाद जाके अपना बैठक किया, और बैठक का एजेंडा था, यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा, फर्स्ट जो बैठक किया इसमें इस साल, विकसित भारत एट द रेट ऑफ 47 1947 में इसका एजेंडा था। एजेंडा पूछ सकता है, और यह पूछ सकता है इसमें क्या आपने लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो इसमें लक्ष्य यह निर्धारित किया है कि 2047 तक हम लोग अपना जो अर्थव्यवस्था है हम लोगों का, और 30 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। अभी भारत का जीडीपी कितना है, 3.89 ट्रिलियन, तो उसको 47 तक में, 2047 तक में पहुंचाना है 30 ट्रिलियन तक, याद रखिएगा। ये एजेंडा था विकसित भारत एट द रेट ऑफ 47। तो एसडीजी और उससे संबंधित हम नीति आयोग पर भी चर्चा कर दिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गया, 17 लक्ष्य हो गया, ये तो बताएंगे। नीति आयोग 1 जनवरी 2015, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सुमन के बेरी उपाध्यक्ष है, और एजेंडा विकसित भारत एट द रेट ऑफ 47 तक हम लोग को 30 ट्रिलियन पहुंचाना है जीडीपी। अब आइए दोस्तों, प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट। इस साल हमने 2024 में कितना का हम लोगों ने रक्षा उत्पादन किया, तो याद रखिएगा ये आंकड़ा है 1.27 लाख करोड़। पिछले वर्ष हम लोगों ने 1.09 लाख करोड़ किया था, और अगर आप निकालेंगे, ये देखिए, ये आंकड़ा याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है, 1.0 जरूरी नहीं है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन अवश्य पूछ सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल रक्षा उत्पादन में, प्रोडक्शन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये हो गया 16.8%, 16.8% की वृद्धि हुई, यही याद रखिएगा। रक्षा उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 16.8% की वृद्धि हुई। एक क्वेश्चन इसमें और याद रखिएगा कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट कितना का किया। तो एक्सपोर्ट जो हम लोगों ने किया वो किया है 21,083 करोड़ का। देखिए आंकड़ा इतना याद, अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रह रहा है तो इतना याद रखिए, 21,000 करोड़, 2 डिजिट ये याद रखिए, 1000 करोड़। अब पिछले साल कितना किए थे, 16,000 करोड़, एग्जैक्ट होगा 15,920 करोड़। तो जो आंकड़ा आप नहीं है तो लगभग याद कीजिए, और अगर ये क्वेश्चन ये याद नहीं होती, ये याद करने की जरूरत है। 21,083 का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन फिर कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसमें तो फिर ये आंकड़ा याद रहता है तो अच्छा है, नहीं तो डायरेक्ट याद रखिए, आपको 32.5% आपको आसपास है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये 16 है उत्पादन में, निर्यात में 32 हुआ, लगभग दुना हुआ ना, 16 दूनी 32। आंकड़ा याद करने का ये सब भी कुछ है, फैक्ट है। आप और एक बार देखिए रहिएगा तो वहां विकल्प रहता है, और आप अपना IQ का भी इस्तेमाल कीजिए, आपको परीक्षा हॉल में याद आ जाएगा, एग्जामिनेशन रूम में। तो ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट, 1.27 याद रखिएगा, एक्सपोर्ट 21,000 के आसपास याद रखिएगा, 16.8 की वृद्धि हुई है, यहाँ 32.5 हुई है। इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आइए PIL, देखिए डिफेंस रक्षा मंत्रालय जो है, इसका पहले हिंदी ये जान लीजिए, फुल फॉर्म पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन, स्वदेशीकरण हुआ,
एल से लिस्ट, यानी कि इसको हिंदी बनाइए तो पॉजिटिव हो गया सकारात्मक, इंडिजिनाइजेशन का अर्थ हो गया स्वदेशीकरण, लिस्ट का हो गया सूची, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची। रक्षा मंत्रालय ये निकालती है बार बार कि हम कौन कौन प्रोडक्ट अपने देश में ही खरीदेंगे। अपने देश में भी रक्षा उत्पाद बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है, HAL है, भेल है, मझगांव डॉक शिपयार्ड है। तो अभी ये मेड इन इंडिया का सरकार का ये फैसला है, तो रक्षा मंत्रालय भी इसमें सहयोग करते हैं कि भाई हम ये प्रोडक्ट ये उत्पाद अब हम अपने देश का बना हुआ ही यूज करेंगे, विदेश का नहीं करेंगे, विदेश से सामान नहीं मंगाएंगे। तो उसकी लिस्ट जारी करती है। तो इस साल जो जारी की है वो 5वीं लिस्ट है, याद रखिएगा, ये 5वीं लिस्ट जारी की है। और इसमें जो प्रोडक्ट है 346 है, 346, यानी 346 रक्षा उपकरण या रक्षा उत्पाद अब हम लोग विदेश से नहीं मंगाएंगे, देश का ही बना बनाया यूज करेंगे। तो इसके कारण हम लोग को एक आंकड़ा भी है 1048 करोड़ रुपया बचेगा, विदेश जो भेजते वो यहाँ बच जाएगा 1048 करोड़। तो आप ये आंकड़ा कम से कम याद रखिए 346 का। और अब तक जो लिस्ट निकाला है, यानी कि पहले का 4 और ये 5वां, जो अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 4666 प्रोडक्ट है, 4666 प्रोडक्ट है, रक्षा उपकरण है, जिसका अब हम लोग देश का ही बना हुआ यूज करेंगे, विदेश से नहीं मंगाएंगे। ये PIL हुआ, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, सकारात्मक स्वदेशीकरण लिस्ट, ये याद रखिएगा। अब चौथा क्वेश्चन आइए, भारत रूस 2030। हम फर्स्ट लॉट पढ़ा रहे हैं जुलाई से अक्टूबर, तो जुलाई में ही लगभग 8 और 9 जुलाई को मॉस्को में, 8 और 9 जुलाई को मॉस्को में एक द्विपक्षीय शिखर वार्ता हुई थी। उसमें हम लोगों ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक हम लोग अपना व्यापार दोनों भारत और रूस 100 अरब डॉलर तक पहुंचाएंगे। तो आपको क्वेश्चन डाल सकता है ये कि भारत और रूस के बीच जो अभी द्विपक्षीय शिखर वार्ता हुई है उसमें अपने व्यापार का क्या लक्ष्य रखे हैं हम लोगों ने। तो 100 अरब डॉलर तक 30 तक पहुंचाना है दोनों देश के बीच। एक अलग क्वेश्चन हो गया आशा। आशा का आप नाम सुने होइएगा, आपको इसका पहले फुल फॉर्म जानिए, आशा क्या है पूछ सकता है। देखिए ये एक कार्यकर्ता है, आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आप नाम सुनिएगा आशा में। इसका फुल फॉर्म होता है एक्रेडिट, इसका हिंदी हुआ मान्यता प्राप्त। क्रेडिट, एस से हो गया सोशल, एस से हो गया हेल्थ, ए से हो गया एक्टिविटीज, एक्रिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, इसी को कहते हैं आशा कार्यकर्ता। तो आपको ये क्वेश्चन एक तो फुल फॉर्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा कि आशा का फुल फॉर्म क्या है। और एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें कि ये किस मिशन के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। तो याद रखिएगा ये मिशन जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है आशा कार्यकर्ता की। तो आशा याद रखिएगा हिंदी टर्म नहीं है, ये इंग्लिश टर्म से बना हुआ है। हालांकि आपको बहुत किताब डायरेक्ट मिलेगा आशा कार्यकर्ता। ये आशा ये हुआ एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविटी, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो दोस्तों आप इसमें हम SDG, डिफेंस प्रोडक्ट, PIL, भारत रूस 2030 का ये व्यापार वाला मैटर और आशा, ये 5 क्वेश्चन पढ़े। यानी अब तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। और फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन का सीरीज हम ला रहे हैं। आइए दोस्तों, अब थर्ड फेज में हम लोगों ने फिर से 5 क्वेश्चन लाए हैं। पहला है पॉपुलेशन से जुड़े हुए कुछ आंकड़े हैं, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। दूसरा है FATF और तीसरा है लाडला भाई स्कीम। याद रखिएगा ये भाई है, बहन नहीं है, लाडला भाई स्कीम, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और एक चौथा है फोरकास्ट ऑफ IMF एंड ADB की भारत का इकोनॉमिक क्या ग्रोथ होगा इस साल, उसके बारे में। और एक नेपाल से बिजली लेकर कुछ समझौता हुआ है, इन 5 सीरीज में 5 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। पहला ये पॉपुलेशन, इससे कुछ संबंधित आंकड़े हैं। एक आंकड़ा है UNDP का, UNDP याद रखिए,
पहला हम बता रहे हैं ये आपको, ये नंबर दे दीजिए। WPP 2024। UNDP क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ है। यूनाइटेड नेशन उल्टा हो गया, PD होगा, UNPD पॉपुलेशन डिवीजन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन लिख देते हैं हम, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन। इसका एक आंकड़ा ये WPP करके आया है, वर्ल्ड, इसका फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 में है। ये विश्व में पूरे वर्ल्ड का ये आंकड़ा निकाला है कि कब किस देश की आबादी क्या हो जाएगी, इससे संबंधित है। इसमें कुछ भारत से भी जुड़ा हुआ आंकड़ा है। पहला है कि 2023 में ही हम लोग विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हो गए, यानी कि 2023 में ही हमने इसके अनुसार चाइना की आबादी को पछाड़ दिया। 2023 में ही भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो गया। देख लें, सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो गया। क्वेश्चन बन सकता है कि UNPD का जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार भारत कब बन गया है। और दूसरा क्वेश्चन कि हम लोग सर्वोच्च शिखर पर कब पहुंचेंगे, तो 2062 में। 2062 में हम लोग की आबादी 170 अरब हो जाएगी। इसके बाद हम लोग डाउनफॉल होंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की आबादी कब सर्वोच्च स्थान पर होगी, किस वर्ष, तो 2062। वर्ल्ड की ये भी आंकड़ा बहुत अच्छा है, इसमें एक जोड़ दीजिए, 2063 बन जाएगा। तो वर्ल्ड की आबादी 2063 में सर्वोच्च रहेगी। अब कितना हो जाएगी 2063 में वर्ल्ड की आबादी? आपको हो जाएगी 10.5 अरब। अभी वर्तमान में हम लोग 8.5 अरब डॉलर है वर्तमान में, यानी कि इतना बढ़ चुकेंगे, लेकिन यहां से घटेगी और 2100 में आते आते हम लोग फिर से 10 अरब हो जाएंगे, यानी वर्तमान से मात्र 10-1.5 अरब ज्यादा होंगे उस वक्त में। और इसमें कुछ आंकड़े हैं, जैसे 5 अफ्रीकी का दिया है कि वो बहुत जल्द उसका आबादी बढ़ जाएगा, 2024 यानी 30 वर्ष में ही बढ़ जाएगा, यानी 2054 में। ये 5 देश हैं, अंगोला है और CA है यानी सेंट्रल अफ्रीका हो गया, तीसरा लिख लीजिए DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, चौथा हो गया आपको नाइजर, और पांचवा हो गया आपको नाइजर हो गया, और पांचवा हो गया सोमालिया। ये 5 देश की आबादी 2054 में ही दुगुनी हो जाएगी, दो गुनी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ एक तथ्य और याद रखिएगा, ये नाइजर जो है ना, ये अभी वर्तमान में सबसे अधिक पूरे वर्ल्ड में फर्टिलिटी रेट है। इसका फर्टिलिटी रेट पूछ सकता है आपको, सबसे ज्यादा किस देश की हो फर्टिलिटी? नाइजर की है। इसका 8 के आसपास है। और सबसे कम पता है फर्टिलिटी रेट सबसे कम है आपको साउथ कोरिया का। इसका आंकड़ा एकदम एक ही है, यहां भी 8 है लेकिन 0.8 है, यानी एक इसमें फर्टिलिटी रेट क्या हुआ, एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 8 बच्चा पैदा करती है, 8 बच्चा पैदा करती है। और साउथ कोरिया में भी वही 8 है, लेकिन 0.8 है, बहुत अच्छा आंकड़ा है, 0.8 है, यानी कि एक महिला 0.8 बच्चा पैदा करती है, यानी एक से भी कम है वर्ल्ड में भी। ये दोनों याद रखिएगा, याद आ गया, हम बता दिए। तो ये हो गया अंगोला, CA, DRC, नाइजर, ये 2024। एक और आंकड़ा इसमें याद रखिए, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकिस्तान के लिए दिया है, पाकिस्तान की आबादी 2054 में ही पाकिस्तान की आबादी, ये आपको वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो जाएगा, वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश, तीसरी 2054 में। कौन? पाकिस्तान। तो पॉपुलेशन से समझ लीजिए, UNPD का ये आंकड़ा याद रखिएगा, 2062 जरूर याद रखिएगा। वर्ल्ड में 2063 है, 2023 में हम लोग आगे हो गए। 5 देश का दिया है, वो भी बता ही दिए। एक दूसरा क्वेश्चन पॉपुलेशन के संदर्भ में आइए, इस शीर्षक से आपको B नंबर में पाकिस्तान में सेंसस हुआ है,
ये याद रखिएगा। पाकिस्तान में हाल में सेंसस का रिपोर्ट आया है, सेंसस का रिपोर्ट आया है। कौन जारी किया है? पीबीएस, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पूछ सकता है कौन जारी किया है? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स किया है पाकिस्तान से। यहाँ इसके तहत यहाँ की आबादी देखिए, ये 7वीं जनगणना है वहां पर, 7वीं जनगणना, याद रखिएगा 7वीं है। वहां की आबादी कितनी है? पाकिस्तान की 24.04 करोड़। इसमें एक और आंकड़ा याद रखिएगा, हिंदू की आबादी संख्यावार तो बढ़ा है, 35 लाख से 38 लाख हो गया है, लेकिन 38 परसेंटाइल के हिसाब से टोटल में इसकी आबादी घट गई है। पहले इसका था 1.73 हिंदू था वहां पर, वो घट के 1.61% हो गई है टोटल आबादी का। ये याद रखिएगा, पाकिस्तान में सेंसस हुआ है जो। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक रिपोर्ट साया हुई है, वुमेन्स एंड मेंस इन इंडिया 2023। ये याद रखिएगा। 3 आंकड़ा इसमें बता चुके हैं। पहला हो गया यूएनपीडी का आंकड़ा बताया, पॉपुलेशन जुड़ा हुआ पाकिस्तान में सेंसस, और तीसरा हम बता रहे हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है वुमेन्स एंड मेंस इन इंडिया 2023। ये 2036 का आंकड़ा पेश किया है कि 2036 में यहां पर महिला से जुड़ा हुआ मेन पूछा है कि कितना रहेगा। तो 2036 में भारत की आबादी याद रखिएगा इसके अनुसार 152.5 अरब हो जाएगी। इसमें महिला होगी 48.8%। एक और याद रखिएगा, सेक्स रेशियो 952 होगा, 1000 में निकाला जाता है तो 2036 तक में सेक्स रेशियो बढ़ के 9052 हो जाएगा, और देश की जनसंख्या 152.8 होगी, जिसमें महिलाएं 48.8% होगी। हाँ, तो 3 आंकड़ा हो गया, यूएनपीडी का पॉपुलेशन जुड़ा हुआ, एक पाकिस्तान में सेंसस, एक सांख्यिकी मंत्रालय का। एक और याद रखिएगा, एक इसी से जनसंख्या से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन महिला चूंकि यहाँ पर है तो आंकड़ा से ही जुड़ा है, आप याद कर लें, आप अलग पॉइंट नहीं बनाएंगे इसके लिए। डी नंबर यहाँ लिख दीजिए, स्क्रीन पर नहीं आ रहा हो तो आप हमारी आवाज से समझें। डीपीआईआईटी ये क्या हुआ बता रहे हैं, इसका फुल फॉर्म हुआ डिपार्टमेंट ऑफ, लिख लीजिए हमारी आवाज से लिखिए आप, डिपार्टमेंट ऑफ, अगर नहीं आ रहा हो, आ गया तो ठीक है स्क्रीन पर, डिपार्टमेंट ऑफ, पी से हो गया प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, आई से इंडस्ट्री, एंड डबल आई है इंटरनल ट्रेड। ये वाणिज्य मंत्रालय का डिपार्टमेंट है, उद्योग एवं संवर्धन विभाग कहते हैं। डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यहीं पर स्टार्टअप वगैरह जो होता है, यहीं पर रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये अपना एक आंकड़ा दिया है कि टोटल जो स्टार्टअप हो रहा है उसमें लगभग आधे में महिलाएं हैं, 50% महिलाएं स्टार्टअप करा रही हैं। तो इसके अनुसार है कि 1,17,000 लाख अब तक स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 55,000 के आसपास महिलाएं हैं, यानी लगभग 47.6% के आसपास, 47.6%, 55,000 है, 47.6%। अगर स्क्रीन पर ना आ रहा हो तो फिर से ये बोल देते हैं। डी नंबर, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जहां स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन होता है, वाणिज्य मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है। इसने अब तक 1,17,000 का रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें महिलाएं लगभग 55,000 है, यानी 47.6। यानी मोटा मोटी अगर लंबल हुआ अब ये हुआ कि 50%, आधी महिलाएं स्टार्टअप करा रही हैं रजिस्ट्रेशन। तो पॉपुलेशन लगभग सेंसस वगैरह से जुड़ा हुआ ये 4 आंकड़े हमने दिए, यूएनपीडी का,
एक पाकिस्तान में संसद जो हुआ है, एक सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय का है और एक DPIIT है। ठीक, अब आइए दोस्तों दूसरा में FATF। FATF एक क्या है, एक संगठन है जो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ये पूरे वर्ल्ड में ये देख करती है कि कहाँ पर मान लीजिए कर की चोरी हो रही है, कहाँ का पैसा आतंकवाद में लग रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, आतंकवाद पोषित पैसा किस देश कर रहा है, आतंकवाद वित्त पोषित, ये सब के लिए। और इसका फुल फॉर्म हो गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये कार्रवाई करती है, भारत इसमें 210 मेंबर है और कार्रवाई करती है, इंडिया मेंबर लिख लीजिए 210 मेंबर नहीं करती है कि भाई इसको अब ऋण नहीं देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए। इसका एक आपको सूची भेज देगा, मान लीजिए कुछ जैसे पाकिस्तान, इसका श्रेणी भी है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान को जैसे ग्रे लिस्ट में रखा है और उसको कुछ 24-25 पॉइंट दे दिया कि अगर आप इसको नहीं कमाएंगे तो आप ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे, कमाएंगे तो फिर आपको ग्रे लिस्ट से हटा देंगे, ग्रे लिस्ट से ऊपर करेंगे। तो उसके आधार पर जैसे IMF हुआ, विश्व बैंक हुआ, ADB हुआ, ये सब लॉ वगैरह देती है। अगर FATF बोल देती है कि हाँ नहीं, यहाँ पर पैसा डूबने का खतरा है, तो फिर जाकर ऋण भी वापस कर लेता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन बनेगा कि भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, तो इंडिया को रेगुलर फॉलोअप में रखा गया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। रेगुलर फॉलोअप में रखा है, पाकिस्तान को जैसे ग्रे लिस्ट में रखा है, ये भारत को रखा है, ये याद रखिएगा। FATF भारत को किस श्रेणी में रखा है, रेगुलर फॉलोअप में। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत 210 मेंबर है। अब आइए दोस्तों लाडला भाई स्कीम, याद रखिएगा भाई से जुड़ा हुआ है। ये कहाँ की है स्कीम, महाराष्ट्र राज्य की है, महाराष्ट्र राज्य की है। और इसमें 12वीं के या उससे ऊपर का जो है बच्चे, उसको दिया जाता है। जो 12वीं से ऊपर में और अप्रेंटिस का काम करे, किसी कंपनी फैक्ट्री वगैरह में अप्रेंटिस का कार्य करे, तो उसको सरकार भत्ता देती है। इसमें 3 तरह का भत्ता है। जो 12वीं श्रेणी पास किया हुआ है उसको 6,000 रुपया महीना, 6,000 देती है। और आपको जो डिप्लोमाधारी है उसको 8,000, और जो स्नातक है उसको 10,000 भत्ता देती है। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। 6,000, 8,000 और 10,000 लाडला भाई स्कीम महाराष्ट्र का है। एक आई चौथा क्वेश्चन, फोरकास्ट ऑफ IMF और ADB। देखिए 2023-24 में हम लोग का जो इकोनॉमी का वृद्धि हुआ वो 8.2 था। अब जो ये लोग फोरकास्ट किया है कि 2024-25 में भारत का GDP या अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ेगी, उसमें 7% का अनुमान लगाया है दोनों। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, IMF ने कितना, ये पहले कुछ कम का लगाया था, लेकिन वर्तमान में जो लगाया है वो 7% का लगाया है। तो ये आपको क्वेश्चन डाल सकता है IMF का भी और ADB का भी कि कितना किया है भारत का अनुमान, अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत बढ़ेगी, तो 7% याद रखिएगा। एक दोस्तों लास्ट ये है सीरीज का 5वां क्वेश्चन, नेपाल से एक समझौता हुआ है। नेपाल भारत को 1,000 मेगावाट की बिजली देगा, 1,000 मेगावाट नेपाल देगा भारत को। क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है कि नेपाल ने अभी जो भारत से बिजली समझौता किया उसमें नेपाल कितना मेगावाट बिजली प्रदान करेगा भारत को, 1,000 मेगावाट। ये याद रखिएगा 12 पनबिजली योजना से जुड़ा हुआ है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कितनी योजना से जुड़ा हुआ है, 12 पनबिजली योजना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको इसमें इस सीरीज में 5 क्वेश्चन हम बता दिए। एक पॉपुलेशन सेंसस या सेंसस डाल दीजिए, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है सेंसस। UNPD का रिपोर्ट हो गया, पाकिस्तान में सेंसस हो गया। तीसरा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का है रिपोर्ट, 2036 के लिए है। एक DPIIT भी बता दिए थे, स्टार्टअप के लिए है, स्टार्टअप के लिए। FATF बता दिए, लाडला भाई स्कीम बता दिए, ये फोरकास्ट ऑफ IMF और ADB का है और नेपाल से बिजली वाला है। तो ये हो गया 15 क्वेश्चन टोटल हो गया। 5 और क्वेश्चन लाएंगे आज के सेगमेंट में, इसके बाद इस सेगमेंट को खत्म करेंगे।
आइए दोस्तों, अब आज के सेगमेंट का लास्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं। फिर से 5 क्वेश्चन लाए हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ, एक सेबी से जुड़ा हुआ, ये है सेंट्रल पब्लिक, बताते हैं ये बैंक से जुड़ा हुआ है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में कितना शेयर होल्डर होना चाहिए, उसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए। एक ईपीएफओ से जुड़ा हुआ है, एक उच्च शिक्षण संस्थान का रैंकिंग तैयार हुआ है, उस पर क्वेश्चन करेंगे। और एक कार्बन फ्री एयरपोर्ट के बारे में पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, 19 जुलाई 2024 की घटना है। माइक्रोसॉफ्ट में आपको क्राउड स्ट्राइक हो गया था, क्राउड स्ट्राइक, और इसके कारण पूरे वर्ल्ड की लगभग 85 लाख विंडोज सिस्टम ध्वस्त हो गया। इसके कारण पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गया था। बहुत जगह का आपको एरोप्लेन, आईसीयू, अस्पताल वगैरह का बंद हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन डाल सकता है। करंट का क्वेश्चन है कि किस कंपनी में हुआ था। तो माइक्रोसॉफ्ट में क्या हुआ था, क्राउड स्ट्राइक हुआ था, 85 लाख विंडोज सिस्टम ध्वस्त हो गया था। अब आइए दोस्तों, आपको जितना भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर है सरकार की, जो सेंट्रल, इसको बोलते हैं सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। इसके सेबी एक नियम बनाया है कि इसमें सरकार का हिस्सेदारी मैक्सिमम 75% होगा, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो और 25% जो होगा वो पब्लिक शेयर होल्डर के लिए होगा, मिनिमम 25% जो होगा वो एमपीएस उसको बोलते हैं, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होगा 25%। ये सब जगह लागू होगा, जितना भी सार्वजनिक क्षेत्र का जितना भी उपक्रम है, ये सरकार की। तो बैंक भी आता है उसमें, सार्वजनिक क्षेत्र में। तो बैंक में 12 वाणिज्यिक बैंक हैं इंडिया में भी, जिसमें से 5 की जो है 5 इकाई, 5 बैंक जो है, ये आपको इसमें हिस्सेदारी सरकार की 75% से ज्यादा है। इसके लिए टाइम पहले से निर्धारित था, अगस्त 2024। तो ये पूरा नहीं हो पाया, तो सरकार ने फिर से इसको 2 वर्ष की समय सीमा दी है, 2 वर्ष का समय में वृद्धि किया है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंकिंग है, इसमें सरकार की हिस्सेदारी घटाने के लिए कितना समय का वृद्धि किया है। तो 2 वर्ष का किया है। अब वर्तमान में सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। इसमें सरकार की हिस्सेदारी अभी भी आपको 98.25% है, ये याद रखिएगा। और सबसे कम भी याद रखिएगा, सबसे कम है एसबीआई का 57.59%, सबसे कम हिस्सेदारी है सरकार में। सबसे ज्यादा है पंजाब एंड सिंध बैंक में 98.25। तो इस तरह से टोटल 12 वाणिज्यिक बैंक में 5 बैंक अभी भी 75% से ऊपर चल रहे हैं। तो इसके लिए समय निर्धारित किया 2 वर्ष और बढ़ा दिया अगस्त 24 से। अब 26 अगस्त 26 में इसका ये किया जाएगा, आकलन किया जाएगा फिर से। एक तीसरा क्वेश्चन आइए, ईपीएफओ। देखिए ईपीएफओ जो है कर्मचारी क्या बोलते हैं, बीमा संगठन के लिए है। ये प्रत्येक साल अपने कर्मचारियों की इंटरेस्ट फिक्स करती है कि कितना देना है। तो इसके लिए 2024-25 के लिए फिक्स किया है 8.25%। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि इस साल कितना ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड में कितना इंटरेस्ट तय किया है। तो 8.25%। इसका न्यासी संगठन है, प्रस्ताव करती है सरकार, इसको मंजूरी दे दी है 11 जुलाई को। अच्छा, उच्च शिक्षण संस्थान का रैंकिंग क्या है, और भारत में सबसे टॉप रैंकिंग जो है उच्च शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ, ये आपको IIM अहमदाबाद को मिला है, फर्स्ट रैंकिंग, ये याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन पर आई, कार्बन फ्री एयरपोर्ट। कार्बन फ्री एयरपोर्ट
घोषित किया गया है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली, कार्बन फ्री एयरपोर्ट है, घोषित किया गया है। तो आपसे भी क्वेश्चन बन सकता है कार्बन फ्री एयरपोर्ट किसको घोषित किया गया है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो दोस्तों आज 20 क्वेश्चन हम लोगों ने अध्ययन किया इकोनॉमिकल सेक्शन में जुलाई से अक्टूबर की स्लॉट में। लास्ट में देखिए माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ जो 19 जुलाई को हुआ था उस पर बताया, और एक सार्वजनिक उपक्रम की जो बैंक है उसमें सरकारी हिस्सेदारी को जो घटाना है उस संदर्भ में बताया, ईपीएफओ और शिक्षण संस्थान का रैंकिंग और कार्बन के फ्री एयरपोर्ट के बारे में। तो आज का सेगमेंट यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बैंक दर वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको हम बैंक दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR, इस सब पर सरलीकृत भाषा में समझाने का हम प्रयास करेंगे आम भाषा में। और RBI जो है वो प्रत्येक साल में प्रत्येक 2 महीना पर इसका समीक्षा करती है, यानी साल में 2 बार होती है। एक फरवरी से शुरू करती है, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। अक्टूबर का हुआ है 5वीं समीक्षा इस साल की, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और बैंक दर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का सेगमेंट ये दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।